welcome to the world of geology and this is your own geology educator. So आज ये हमारा 13th लेक्चर है, ठीक है। ऑलरेडी हमने अपना 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक को कंप्लीट करा था। आज से हमारा एक नया सेगमेंट स्टार्ट होगा, डेट इज ऑफ लिजार्ड, यानी कि किसी एक लिजार्ड के बारे में हम पढ़ना है, ठीक है। तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे यूरोमास्टिक्स हैडविकी के बारे में। उसी को आज स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। देखो, आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है लिजार्ड के बारे में, ठीक है। इसमें हम यूरोमास्टिक्स हैडविकी का पहले तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका क्या देखेंगे, हैबिट और हैबिटेट देखेंगे। उसके बाद थोड़ा उसका बोरोइंग हैबिटेट देख लेंगे। उसके बाद उसका हम देखेंगे डिफेंसिव मैकेनिज्म। आज बस यहीं तक का क्लास रखेंगे। आफ्टर डैट फिर इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। आ जाओ। पहले देखो, यूरोमास्टिक्स हैडविकी को पढ़ने से पहले उसको एक्सटर्नल फीचर्स देखना थोड़ा जरूरी रहता है, ताकि आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया बन जाए कि आखिर ये स्पाइनी टेल लिजर्ड दिखता कैसे है। ये दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। ये दिखता कैसा है, देख लो, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये देखो, ये इसका नॉस्ट्रिल्स है, ये आईज है, यहाँ पे देखो आईज है। देन ये वाला रीजन हेड का है, ये टिम्पैनम है। देन ये ट्रंक का रीज़न है। देन इस पे स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये टेल हो गया, ये टेल पे स्पाइंस प्रेजेंट है, ठीक है। ये हिंड लिम्स हो गया, ये फॉर लिम्स हो गया, ये डिजिट्स हो गए इनके, ये नेक रीजन हो गया और ये वाला माउथ का रीजन हो गया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। डायग्राम क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आ जाओ। अब मेन लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी भी एनिमल्स को पढ़ने से पहले, किसी भी बर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी रेप्टाइल को पढ़ रहे हैं, किसी भी एम्फीबियंस को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले उसको सिस्टमिक क्लासिफिकेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उसका फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, सब ऑर्डर क्या है, सुपर ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको अच्छे से एकदम रट्टा मार लो। जो भी चीज़ पढ़ना है, जो भी स्पीशीज़ हमें पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। तो यूरोमास्टिक्स का आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। चलो देख लो, तो देख लेते हैं। देखो, किस चीज फाइलम से बिलोंग करता है? कॉर्डेटा से। सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। डिवीजन क्या है? ग्नैथोस्टोमाटा। सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा। क्लास रेप्टिलिया। सब क्लास डाइप्सिडा। सुपर ऑर्डर की बात करें तो लेपिडोसॉरिया। देन अगर ऑर्डर की बात करें तो स्क्वामाटा। सब ऑर्डर की बात करें लैसेटिलिया। फैमिली की बात करें एगामेडी। देन जीनस की बात करें यूरोमास्टिक। स्पीशीज की बात करें हैडविकी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसको अच्छे से एकदम रट्टा मार लो। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसके हैबिट और हैबिटेट को थोड़ा सा देख लेते हैं। Euromastics inhibits dry, sandy tracts such as desert with scanty vegetarian. It prefers soft, slimy and yellow soil. देखो, यूरोमास्टिक्स हैडविकी जो होता है ये डिजर्ट वाले रीजन में रहता है, यानी कि सैंडी ट्रैक्स में रहता है। स्कैंटी वेजिटेरियन मतलब स्कैंटी वेजिटेशन में रहता है, यानी कि वैसे जगह पे जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स कम हो, यानी कि जहाँ पे ग्रीनरी कम हो, मतलब डिजर्ट वाले रीजन्स में ये मोस्टली रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैंड लिजार्ड, यानी कि यूरोमास्टिक्स को सैंड लिजार्ड भी बोलते हैं। क्यों? इसके सैंडी हैबिटेट के कारण। नेचर की बात करें तो यूरोमास्टिक्स बड़ा ही जेंटल होता है, टिमिड होता है, नॉन एग्रेसिव लिजार्ड होता है, यानी कि गुस्सैल लिजार्ड नहीं होता है। इसको गुस्सा नहीं आता, ठीक है, जब तक इसको परेशान ना करो। अब परेशान करोगे तो ऑब्वियस सा बात है अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ठीक है। लेकिन ऐसे वो नेचर में बाय नेचर बड़ा ही नॉन एग्रेसिव होता है, यानी कि बड़ा शांत होता है, टिमिड होता है, ठीक है। देख लो, इट इज़ क्वाइट एंड स्लगिश। इट कैन बी ईजली टेम्ड इन कैपेटिविटी, यानी कि बड़ा ही शांत होता है, स्लगिश होता है। इसको कैपेटिविटी में भी ईजिली रखा जा सकता है, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ प्रोग्रेशन होता है ये वॉकिंग टाइप होता है, यानी कि ये चलता है। अंडरस्टूड। बोरोइंग हैबिटेट थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, यूरोमास्टिक्स इज अ बोरोइंग लिजार्ड, यानी कि यूरोमास्टिक्स जो होते हैं वो बरोज में रहना पसंद करते हैं। इट डिग्स इट्स ऑन बोरो इन द ग्राउंड विद इट्स पावरफुल क्लॉज, यानी यहाँ पे ये विद इट्स अलग अलग है, ठीक है। गलती से यानी कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया, मैनेज कर लेना। इसको हम वैसे सही करके तब अपलोड करेंगे PDF। हाँ चलो देखो,
इट डिग्स इट्स ऑन बोरो, यानी कि ये अपना जो बोरो है, यानी कि जो अपना बिल है, ये खुद से डिग करता है, यानी कि खुद से उसको बनाता है, खुद से उसको खोदता है अपने पावरफुल क्लॉज की मदद से। जो बरो होते हैं वो जिगजैग होते हैं, 1 से 2 मीटर डिप होते हैं। यूजुअली इसमें एक इंडिविजुअल ही रहता है, एक बरो में एक इंडिविजुअल ही रहता है। द साइज ऑफ एनिमल हाइडिंग इन द बरो कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द साइज ऑफ इट्स ओपनिंग, यानी कि उस बरों में, यानी कि उस जो भी बिल है उसमें कितना बड़ा इंडिविजुअल रह रहा है वो पता कैसे करेंगे, वो उसका ओपनिंग का साइज़ देख के, यानी कि जो ओपनिंग है उस बरो का उसको देख के पता चल जाएगा कि इसमें जो इंडिविजुअल रह रहा है उसका साइज़ क्या है। जो स्मॉलर इंडिविजुअल होते हैं वो 1 मीटर से भी कम का बरो बनाते हैं, जबकि जो लार्जर इंडिविजुअल्स होते हैं वो 2 मीटर या फिर उससे भी डीपर बरो बनाते हैं। A small mound of sand near the opening burrow indicates the presence of lizard in the burrow, यानी कि जो स्मॉल माउंड होता है सैंड का, यानी कि बरो के ओपनिंग पे, यानी कि जो उनका बरो होता है उसके ओपनिंग पे जो सैंड का माउंड प्रेजेंट होता है, उनसे पता चलता है कि अंदर जो है वो लिजार्ड प्रेजेंट है। एब्सेंस ऑफ सच सैंडी मास इंडिकेट्स द लिजार्ड हैज़ प्रोबेबली वैकेटेड द बरो, यानी कि अगर वो सैंडी मास वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो बरो है उस लिजार्ड का उसके बाहर सैंड्यून्स प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर बरो को लिजार्ड ने खाली कर दिया है। समटाइम्स द एम्प्टी बरो इज ऑक्यूपाइड बाय सम स्नैक, कभी कभी वो जो वैकेटेड बरो होता है, यानी कि जो खाली बरो होता है, उसको स्नैक्स भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यूरोमेस्टिक्स डायर्नल होते हैं। It retreats its burrow at night और in the day during very hot और cold weather, यानी कि ये मोस्टली अपना बरो का यूज़ क्या करते हैं, रात में यूज़ करते हैं या फिर दिन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है उस टाइम पे ये अपने बरो में प्रेजेंट रहते हैं। द बरो इज ऑल्सो यूज फॉर शेल्टर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनेमीज एंड फॉर लेइंग एग्स, यानी कि बरो का और क्या क्या यूज़ होता है, बरो का यूज़ होता है उसको यूरोमेस्टिक्स को शेल्टर प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट, और एग्स को ले डाउन भी वो अपने बरो में ही करते हैं। रात में लिजार्ड क्लोजेस द एंट्रेंस ऑफ बरो फॉर सेफ्टी, यानी कि रात के टाइम पे जो लिजार्ड्स होते हैं वो बरो के गेट को वो बंद कर देते हैं, यानी कि जो बरो का जो ओपनिंग रहता है ना उसको वो बंद कर देते हैं अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। हम लोग भी तो सोते हैं तो रात को अपने घर का गेट बंद करके सोते हैं, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग तो दिन में भी बंद करके रखते हैं, तो ये लोग तो खैर रात में ही बंद कर रहे हैं चलो ठीक है। तो रात के टाइम पे क्या करते हैं लिजार्ड्स, अपने बरो का ओपनिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी तक के टॉपिक में हमने क्या देखा, पहले तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, फिर उसका हैबिटेट देखा, हमने देखा कि वो किस टाइप के हैबिटेट में रहते हैं, तो वो सैंडी रीजन्स में रहते हैं, यानी कि वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी कम हो। ठीक है, उसके बाद वो बड़े टिमिड नेचर के होते हैं, नॉन एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जब तक उनको परेशान ना करो कोई। ठीक है, और उनको इजीली कैपेटिविटी में भी रखा जा सकता है, ये उनका हैबिटेट था। देन उनका हम बरोइंग हैबिट के बारे में देखें तो पता चला कि वो अपने लिए बरोज खुद डिग करते हैं। बरो का साइज़ जो होता है वो 1 से 2 मीटर डिप होता है, वो जिगजैग भी होता है, एक बरो में एक इंडिविजुअल ही रहता है। जो एनिमल का साइज़ है वो बरो के साइज़ से डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी कि जो छोटा एनिमल रहेगा वो 1 मीटर तक का बरो बनाएगा, जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो 2 मीटर या फिर उससे भी डिपर बरोज बना सकते हैं। अगर बरो के गेट पे स्मॉल सैंड माउंट्स प्रेजेंट है, यानी कि अंदर जो है यूरोमेस्टिक्स प्रेजेंट है, अगर सैंड ड्यून्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यूरोमेस्टिक्स ने उस पर्टिकुलर बरो को खाली कर दिया है। खाली बरो जो होता है उसको स्नैक भी कभी कभी ऑक्यूपाई कर लेता है। समझ में आया? यूरोमेस्टिक्स जो होते हैं वो मोस्टली रात के टाइम में अपने बरोज में रहते हैं, या फिर दिन के टाइम में जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वेदर में, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब वो अपने बरोज में प्रेजेंट होते हैं। रात के टाइम पे वो क्या करते हैं, रात के टाइम पे वो अपने बरोज को बंद कर देते हैं अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ओके, और हमने क्या देखा, बरोज का काम क्या क्या है, बरो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट अपने एग्स को भी वो बरो में ही ले डाउन करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, अब आ जाते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग डिफेंसिव मैकेनिज्म। यूरोमेस्टिक्स इज नॉन एग्रेसिव एंड रिलेटिवली डिफेंसलेस लिजार्ड, यानी कि यूरोमेस्टिक्स जो होते हैं नॉन एग्रेसिव होते हैं, यानी कि गुस्सैल नहीं होते। कोई कोई लिजार्ड होता है मतलब लाइक वो देख के गुस्सा होता है, ऐसे झपटेगा लाइक वो आपको काट लेगा, मार देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन यूरोमेस्टिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो बड़े ही टिमिड नेचर के होते हैं, यानी डरपोक होते हैं। ठीक है, कोई कोई इंसान भी तो होता है बड़ा डरपोक। आप लोग भी किसी फ्रेंड सर्कल में कोई होगा वैसा जो बड़ा ही डरपोक सा होगा,
तो उस टाइप के ये होते होंगे। और कोई कोई होता होगा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, धाकड़ टाइप का, कुछ भी हो जाएगा, मार देंगे फाड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वैसे भी लिजार्ड जैसे इंसान में कैटेगराइजेशन हो जाता है, कोई टिमिड हो गया, कोई बड़ा ही एग्रेसिव हो गया, वैसे ही लिजार्ड्स में भी होते हैं, कोई कोई नन एग्रेसिव होते हैं, कोई एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये जो यूरोमैस्टिक्स होता है ये नन एग्रेसिव है, ठीक है, बड़ा ही शांत है, प्यारा सा लिजार्ड है, ठीक है। बट लेकिन केस है, कितना भी डरपोक इंसान हो, तुम उसको परेशान करोगे, उसका एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पे इग्निशन पॉइंट होगा उसका, उसके बाद तो वो भाई एकदम मतलब तगड़ा लड़ाई करेगा वो उसके बाद तो तगड़ा लड़ाई करेगा। तो वही केस यहाँ यूरोमैस्टिक्स का भी है, एक पॉइंट तक वो तुम उसका कुछ मत बिगाड़ो, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब तुम उसको परेशान करोगे, उसको मारने जाओगे, तो ऑब्वियस सा बात है वो अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। वही बात यहाँ पे बताया गया है। चलो सुनो अब, चलो। When disturbed, it tries to frighten away its persecutors by raising its head most characteristically as well as opening its mouth। यानी कि जब इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये अपना जो मतलब इसका जो प्रेडेटर होता है, यानी कि जो इसको मारने के लिए आता है, जिसके एनिमी होता है, उसको ये डराने का कोशिश करता है, अपने हेड को ऊपर करता है, ठीक है, और अपने मुंह को खोलता है, अपने हेड को ऊपर करके अपने मुंह को खोलता है, और जिसको एनिमी होता है जो कि इसको डिस्टर्ब कर रहा होता है उसको ये डराने का कोशिश करता है। The massive and spiny tail also serve as a weapon for defense। और इसका जो ये बड़ा सा स्पाइनी टेल होता है वो भी इसके लिए डिफेंस के वेपन की तरह काम करता है। मतलब उसका जो वो स्पाइनी टेल होता है ना, कांटा वाला जो पूंछ होता है, उसको वो हिलाता है तो उससे भी एनिमीज को चोट लग जाएगा, तो उसको एज अ डिफेंस पर्पस ये यूज करता है, ठीक है। If pursued by snake or mammalian predator, the lizard quickly enters its burrow with only the hind portion of the bristly tail projecting out and lashing violently। यानी कि मान लो कोई स्नैक आ गया या फिर कोई मैमेलियन प्रेडेटर आ गया, उससे बचने के लिए ये क्या करता है, ये अपने बड़ों के अंदर चला जाता है, जिसमें मतलब पूरा बॉडी अपना बड़ों के अंदर कर लेता है, लेकिन जो उसका हाइंड पोजीशन यानी कि जो वो स्पाइनल टेल वाला जो रीजन रहता है उसको वो बाहर ही रखता है बड़ों के, और उसको बड़ा ही वोलेंटली यानी कि एकदम हिंसात्मक तरीके से उसको मूव करता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, और जो उसको शिकार करने आया है, उसका जो उसको मतलब क्या बोलते हैं पकड़ने आया है, उसको डिस्टर्ब करने आया है, उसको वो चोट पहुंचा सके और खुद को बचा सके। देखो उसका इंटेंशन दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं होता, उसका इंटेंशन खुद को बचाना होता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, इसीलिए इसको नॉन एग्रेसिव लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिखाएंगे और भी एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह हैं उन सबको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी था, बहुत कम टॉपिक भी कवर किए हैं, बहुत इजी टॉपिक है, आई थिंक सुन के ही याद हो गया होगा, इतना तो लॉजिकल बात था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।